हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तक टिश्यू। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अलग अलग अध्यायों का आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो देख लीजिएगा वहाँ जाके। ठीक है, तो जो पहला है आपका इस चैप्टर का जो डिफिनेशन है, पहला पॉइंट ये कि कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो उन कोशिकाओं का समूह है जिसकी उत्पत्ति, ठीक है, जिसकी संरचना और जिसका कार्य एक समान होगा, उस कोशिकाओं के समूह को कह देते हैं कि वो उत्तक है। अच्छा, इसमें आपको अलग अलग प्रकार का उत्तक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मान के चलिए कि इस जो कोशिका है इसका उत्पत्ति भी एक तरीके से हुआ हो। ठीक है, इसमें जितने भी कोशिका हो वो, और संरचना भी एक तरीके का हो, और कार्य भी क्या हो, एक तरीके का हो, तो इन सब को मिला के कह देते हैं कि वो उत्तक है। और इस तरीके से अलग अलग 4 प्रकार के आपको उत्तक मिल जाते हैं पूरे शरीर में आपके। ठीक है, आप इससे पहले एक लाइन पढ़े होंगे कि जो सेल होता है, सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा। अच्छा, ये सेल और सेल के मिलने से टिश्यू, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और देन बॉडी का निर्माण होता है वो दिखाई देगा आपको। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे टिश्यू तंत्र भी कह देते हैं, तो टिश्यू सिस्टम भी कह देते हैं, पर वो जनरली नहीं मिलता है, तो उतना तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है शरीर के लिए। तो पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य एक समान होती है, तो ऐसे कोशिकाओं का समूह क्या कह देते हैं, उत्तक कह देते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिचट के द्वारा किया गया। बिचट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। किसका? उत्तक शब्द का। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उत्तक शब्द का प्रयोग किए हैं, ठीक है, पर बहुत विस्तृत आपको जानकारी इसके बारे में धीरे धीरे आगे अलग अलग ये साइंटिफिक वैज्ञानिकों ने बताया है। ठीक है, उसके बाद इसको एक शाखा के रूप में स्थापित करने का काम, ठीक है, एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने का काम कौन किया है? तो मार्सेलो मैलपिघी ने किया है। ये बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं। मार्सेलो मैलपिघी कौन? एक मिनट, मार्सेलो मैलपिघी, इन्होंने क्या किया है, इसको ब्रांच के रूप में स्थापित करने का काम किया है। किसको? उत्तक के ब्रांच के रूप में, उत्तक को जो ये आप देख रहे हैं हिस्टोलॉजी, उसको ब्रांच के रूप में स्थापित करने का काम किया है मार्सेलो मैलपिघी। लेकिन ये जो नामकरण है हिस्टोलॉजी, वो दिया है मायर नामक एक व्यक्ति ने। हिस्टोलॉजी क्या है? तो उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते थे, इसलिए साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान, इसी तरीके से इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान कह लीजिए। तो ये जो हिस्टोलॉजी नामकरण है वो मायर नामक व्यक्ति ने दिया है, लेकिन उत्तक का कुछ अध्ययन हो उसके बारे में ब्रांच स्थापित करने का बात इस भाई साहब ने किया है, मार्सेलो मैलपिघी ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सभी बहुकोश के जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है देख लीजिए, नीचे चलते हैं। एक हो गया आपका उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हो गया संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हो गया पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ वन इज तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के आपको उत्तक मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला वाला पढ़ रहे हैं उपकला उत्तक के बारे में। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका देवनागरी रूप ही लिखा हुआ मिल जाएगा, एपिथेलियल। ठीक है, तो इसके लिए भी तनाव नहीं लेना है। जो इंग्लिश का देवनागरी रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको एपिथेलियल, उपकला नहीं रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपकला उत्तक। यह जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? जंतु के शरीर को ढकता है और बाह्य रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मान चलिए कि एक जंतु है, तो इसके बाहरी जो आउटर जो कवरिंग करने का काम करता है, कौन करता है? तो उपकला उत्तक करता है। इस जंतु के बाहरी आउटर कवरिंग करने का काम जो ये कर रहा है उत्तक, उसको बोलते हैं कि ये जो है उपकला उत्तक है। मान लीजिए कि आप कोई जीव बना रहे हैं, आप ह्यूमंस की बात कर लीजिए। ठीक है, ह्यूमंस की ही बात कर लीजिए। अब हमारा ये शरीर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नाक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मान लीजिए। ठीक है, अभी जो बाहर से आप लेयर लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो बाहर से लेयर लगा रहे हैं, ये बाहर से लेयर क्या है? ये उपकला उत्तक है। जो हमारे यहाँ पे स्किन है, हमारे बॉडी पर जो स्किन है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये बाहरी कवरिंग करने का काम करता है। ये कुछ आंतरिक अंगों को भी कवरिंग करने का काम करेगा। कैसे? देखिए,
जैसे कोई आंतरिक अंग है, कुछ भी आप मान लीजिए उसके ऊपर से कवरिंग हो रहा है, तो ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। कुछ दो अलग अलग शारीरिक तंत्रों को भी अलग करने का काम करता है। दो शारीरिक तंत्र है, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तो उस तरह से उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक अलग वर्ग बनाएगा, दूसरे के अलग वर्ग बनाएगा, तो इस तरीके डिवाइड करने का काम करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ये रहता है कि जगह कम पड़ जाता है, तो इसके कारण से ये आपका शरीर ऊपरी हिस्सा है, ये आपका शरीर का निचला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोरैसिक कैविटी होता है और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से में आपको श्वसन तंत्र का हिस्सा मिल जाएगा, लंग्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। उसी नीचे में हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, हार्ट। यहाँ पे जो है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको पाचन तंत्र का पूरा भाग मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, दो शारीरिक तंत्र को अलग करने का काम करता है। तो बीच में कहीं पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएगा आपको देखने को। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम होता है। चलिए अगला देखते हैं, तो ये पूरा पढ़ लेते हैं हम इसको। तो ये क्या कह रहा है, जंतु के शरीर को बाहर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है, जो आपको हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। ये शरीर के विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करता है। क्या कह रहा है कि दो अलग अलग शारीरिक तंत्र है, उसको अलग करने के लिए कि दोनों अलग अलग हो, सेपरेट हो सके, इसलिए बीच में एक आपको पट्टी बना देगा ताकि आपको लगे कि हाँ ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो भी काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये किसकी कोशिकाएं एक दूसरे से आसपास होती है। आसपास का मतलब कि सब क्या होगा, सटा हुआ। जैसे ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इसी का है, ठीक है, इस तरीके से सटा हुआ है। कहीं पे भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कहीं पे भी है नहीं। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि एक कोशिका यहाँ हो गया, एक कोशिका यहाँ हो गया, एक कोशिका यहाँ, इस तरह से नहीं है। ये क्या है, सब कुछ एक साथ अटैच है, ठीक है। और नंबरिंग कर लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जितने भी कोशिका है वो सब क्या है, सब अटैच है एक दूसरे से। और इसमें अंतर कोशिका स्थान नहीं है, इसलिए कह रहा है कि आसपास होती है इसकी कोशिकाएं। जो बीच में ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये क्या है, केंद्रा का न्यूक्लियस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये कहाँ कहाँ मिलता है तो देख लीजिए। यह त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी इत्यादि इसी उत्तक के बने होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी में मिल जाएगा। रक्तवाहिनी को ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो जिन लोगों को बहुत हिंदी से प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड वेसल, जिसमें आपको धमनी की बात करते हैं, आर्टरी की बात कर रहे हो आप, ठीक है, या सीरा की बात कर रहे हो, जिसको वेंस कहते हैं, और धमनी को आर्टरी कहते हैं, उन सब की बात करो तो आपको उसमें रक्तवाहिनी में आता है। कैपिलरीज भी आता है, ठीक है। आहार नली एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको, जो आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है, मुख गुहा के फूड पाइप से लेते हुए वो सब जो पूरा हिस्सा है वो, ठीक है, तो उससे बना होता है त्वचा और मुंह, तो आप जानते ही हैं। अगला है कि यह सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सल्की या सल्काव एपिथेलियल, स्तंभाकार एपिथेलियल, क्यूबाइड या घनाकार एपिथेलियल, और रोमा क्या पक्षाम्भी एपिथेलियल। तो इस तरीके से आपको 4 प्रकार इसके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल कर लीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उतना ही पढ़ना जितना काम हो जाए, ठीक है, अपने को। और वैसा भी एग्जाम आप नहीं दे रहे जिसमें बहुत ज़्यादा साइंस बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनता हो, क्योंकि ओवरऑल देखिए जनरल कंपटीशन का मतलब ये है जिसमें जनरल साइंस, जीके और जीएस की बात करते हैं। तो जीके का मतलब जानते हैं क्या होता है, आपको जनरल नॉलेज चाहिए, ठीक है, और जनरल साइंस चाहिए, कुछ लोग इसको एवरीडे साइंस भी कह देते हैं। अब इसका मतलब कि जनरल साइंस का मतलब कि आपको एक बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसमें देखो आर्ट्स के बच्चे भी आ रहे हैं, साइंस के बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे भी आ रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम देने। अब उनको भी ये पढ़ना है, तो आर्ट्स के बच्चे को कैसे पढ़ा दोगे उतना डीप वाला, ठीक है। कोई हो सकता है कि साइंस का जो 12th में पढ़े हुए हैं तो कहेगा हमको तो आता है, ये सब क्या ही दिक्कत है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्ट्स के बच्चे को दिक्कत है। इसलिए जो अपना कमेटी है, जो आयोग है एग्जाम लेता है, उन लोगों को करता है कि भाई चलो ऐसा एक ओवरऑल हो ताकि सबको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाले लोगों को भी, इसलिए ऐसा कराएगा। तो इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, बस इसमें समझ लेना कि क्या है नहीं है, ठीक है। देखिए सल्की या सल्काव एपिथेलियल, यह त्वचा के बाहरी परत पर पाए जाते हैं, ठीक है, एवं यह जीभ, ग्रास नली, आहार नाल का स्तर बनाता है। त्वचा के सबसे ऊपरी जो परत होगा वो क्या होगा, सल्की या सल्काव होगा, और उसमें यह है कि जीभ, ग्रास नली और आहार नाल का क्या बनाएगा, अस्तर बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बातचीत है। यहाँ पे ग्रास नली को ओइसोफेगस कहते हैं, ठीक है, और आहार नल पूरा सिस्टम हो गया जो हमारा ऊपर से नीचे तक रहता है, ठीक है। स्तंभाकार एपिथेलियल, इसका कार्य अवशोषण तथा श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना है, ठीक है।
तो किसी भी तरीके का सहारा चाहिए होता है तो उसके लिए आपको काम करेगा कौन, ये स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अगला है आपका क्यूबाइड या क्यूबाइड, ये घनाकार एपिथेलियल या क्यूबाइडल बोलते हैं इसको। अब ये क्या काम कर रहा है, तो ये काम करेगा आपको कि यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे भी लार ग्रंथि होगा, सलाइवरी ग्लैंड जिसकी बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे मिलता है गर्दन के पास, मुख गुहा के पास मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे श्वेत लिखा हुआ, श्वेत नहीं होगा, स्वेद होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, श्वेत ग्रंथि तथा वृक्क नलिकाओं जो आपका किडनी से रिलेटेड जो पूरा नलिका है वो श्वेत ग्रंथि, प्रसीना वगैरह की बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो इन सबसे रिलेटेड आपको क्या मिल जाएगा, ये एपिथेलियल टिश्यूज में ये टिश्यू मिल जाएगा। अगला है रोमक या पक्षाम्बी एपिथेलियल, इसकी सतह पर रोम पाए जाते हैं। ठीक है, यह अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाया जाता है। मतलब रोम, जैसे आप नाक वगैरह में देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके बारे में कह रहा है। तो रोम या पक्षाम्बी एपिथेलियल वो भी क्या है, टिश्यू है। ठीक है, तो वो अंडवाहिनी जो ओवम होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, नली हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको क्या है, मुख गुहा, इन सब में आपको जो ये रोमक, ये एपिथेलियल टिश्यूज मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला आपका कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, दूसरा टाइप है वो। आप वो पढ़ रहे थे एपिथेलियल का अलग अलग टाइप पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप आपको मतलब जो पूरा उत्तक का जो सेकेंड टाइप है वो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो पहला पॉइंट है कि यह शरीर के सभी उत्तकों या अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा सहारा देने का कार्य करता है। कैसे करेगा, जब आप इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले ही लाइन समझ लीजिए, यह शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, ठीक है, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा सहारा देने का कार्य करता है। इसका काम क्या है कि आकार प्रदान करेगा शरीर को, ठीक है, आपस में जोड़ेगा अलग अलग उत्तकों को, और क्या करेगा, सहारा देने का कार्य करता है। उसमें क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपको रुधिर मिल जाएगा। ब्लड देखिए क्या करता है, शरीर के पूरे हिस्सों में घूम रहा हो तो वो अंगों को कनेक्ट कर रहा है, उत्तकों को कनेक्ट कर रहा है। बोन, ये भी क्या कर रहा है, आकार प्रदान करने का काम करता है शरीर को। ठीक है, कार्टिलेज का भी वही काम है, जो दो अलग अलग स्केलेटल सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है। आगे देखेंगे हम, अभी हमको बताएंगे। ठीक है, लिगामेंट, एडियोलर, एडिपोज, लिम्फ इत्यादि, ये सब क्या है, जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो दो अलग अलग अंग को कनेक्ट करेगा, पूरे बॉडी को कनेक्ट करेगा। जैसे बोन क्या है, पूरे बॉडी में एक फैला हुआ है, आकार प्रदान करता है। ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है कि पूरे हिस्से में घूम रहा है ब्लड। ठीक है, फिर लिम्फ इत्यादि, ये सब क्या करेंगे, आपको आकार प्रदान, ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या गया, ब्लड आ गया, बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, लिगामेंट, एडियोलर, एडिपोज और लिम्फ, ये सब आपको कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा जो भी आपको नया नया टर्म लग रहा है कि ये कार्टिलेज क्या है, लिगामेंट क्या है, एडियोलर क्या है। कार्टिलेज लिगामेंट के बारे में आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। बोन अगर तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखिए पहला आपका कार्टिलेज बेसिकली ये क्या है, तो जैसे ये देखिए हम एक बोन्स बनाए हैं, आप मान लीजिए कि घुटने की हड्डी है ये, ठीक है, और ये आपका घुटने का हड्डी, दो, एक जांग के साइड से चल रहा है, एक नीचे से पैर वाला साइड से। अब इन दोनों में बीच में जो लेयर होगा, ये इसको बोलते हैं कार्टिलेज, जो चिकना लेयर होता है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा कि बोन्स का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें वाइट कलर का स्पॉट होता है, आप उसको निकालते हैं और चबा जाते हैं, बहुत पतला होता है, चबा जाते हैं और पूरा वो उसका पाचन भी हो जाता है, टूट भी जाता है वो। तो बेसिकली क्या है, वो कार्टिलेज है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये दोनों को घर्षण करने से बचाता है। मान लीजिए कि ये बीच में ये ना रहे, कार्टिलेज ना रहे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि बीच में ना रहे, ये वाला स्ट्रक्चर बीच में आपको ना दिखाई दे, क्या होगा, दोनों बोन्स आपस में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। ठीक है, और ये घर्षण करेगा, घर्षण करने से क्या होगा, दर्द उत्पन्न होगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि ये कार्टिलेज आपको यहाँ पे रहता है, तो ठीक रहता है बोन्स के बीचों में। तो पहला पॉइंट यह प्रोटीन का बना होता है, ये रीढ़ की हड्डी के नाक के टॉप पर होता है। यह हड्डी के जॉइंट पर चिकना या मुलायम सतह प्रदान करता है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। बाकी आपको नाक के टॉप पे भी मिल जाएगा कार्टिलेज। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये मुलायम ये सतह प्रदान करता है। तो जो कार्टिलेज है नाक का टॉप पे, टॉप मतलब जो सबसे बाहरी नाक का हिस्सा होता है वो ये वाला हिस्सा, ठीक है, वैसे बहुत बेकार नाक बन गया है पर ठीक है। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो
अब इसमें क्या करिएगा, आप इसको मूव करा सकते हैं, कार्टिलेज बहुत बनाए होते हैं तो मूव करा सकते हैं। बच्चों को देखते हैं नाक पकड़ के उसका हिलाया जा रहा है, बच्चे बच्चे करते रहते हैं लोग, ठीक है, तो वो तो मूव करवा सकते हैं। कान का भी जो कुछ हिस्सा है आप उसको भी, वो बहुत मुलायम होता है उसका हड्डी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो नाक के टोप, ठीक है, उसका ये रीढ़ की हड्डी, ये सब के पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये हड्डी के जॉइंट पर या चिकना मुलायम सतह प्रदान करता है, तो कार्टिलेज का काम ये होता है, ठीक है। तो ये सोचो कार्टिलेज नहीं रहेगा तो जो जॉइंट है हड्डी का वहाँ पे चिकना सतह नहीं रहेगा तो घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण से क्या होगा, दिक्कत आपको हो सकती है। अब ये क्या है, लिगामेंट, ये लचीला होता है और ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मतलब ये कि मान के लिए ये 2 बोन्स है यहाँ पे, ये ठीक है, और ये 2 बोन्स है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसको कह देते हैं कि लिगामेंट है। यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, क्या है, लिगामेंट है। तो ये 2 बोन्स को, इस बोन्स को और इस बोन्स को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये लिगामेंट कहला जाएगा। अगला है आपका एडिपोज। एडिपोज के बारे में यहाँ पे आपको बनाया हुआ है कि बोन्स और जो स्किन है उसके बीच का जो ये है आपका, उसको बोल देते हैं एडिपोज, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली वसा को संग्रहित करने का काम करता है। ये आपको वसा को संग्रहित करेगा, ठीक है, और यह त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में मिलता है। और क्या काम करता है त्वचा के नीचे, जैसे अभी आप देखें ऊपर में जो डायग्राम आप देख रहे थे, एक लाइन ये भी पढ़ लेते उसके बाद दिखाते हैं आपको, या फिर यहीं बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बोन्स है, ठीक है, और इस बोन्स के ऊपर में आपका यहाँ पे स्किन है पूरा, बीच वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं कि ये हड्डी है। अब इतना मोटा होता नहीं है लेकिन बात समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो है ये चर्बी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हड्डी हो गया, ये स्किन हो गया, ये बीच वाला जो चर्बी वाला हिस्सा है, यहीं पे क्या है, एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, त्वचा के नीचे मिलता है। अभी एरियोलर भी आपको इसी के पास में देखने को मिलेगा। और ये क्या है, तापरोधक है। तापरोधक का मतलब है कि आपका शरीर का जो ताप है उसको बाहर आने से बचाता है, ठीक है, अर्थात यह शरीर को ठंड से बचाता है। आपका शरीर का ताप बाहर नहीं आएगा तो आपको ठंड बहुत कम लगेगा। तो आप देखते हैं कि जो बहुत हेल्दी पर्सनालिटी होता है उसको कहते हैं कि हमको गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडी कम लग रहा है, ठंडी के दिनों में ऐसा कहते हुए मिल जाएगा आपको। उसके पीछे रीजन ये है। अगला है आपका, अच्छा इसमें एक और लिखा हुआ है कि इसे वसा उत्तक भी कहते हैं, किसको, एडिपोज को वसा उत्तक भी कह देते हैं। अगला है एरियोलर, यह त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच, ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो त्वचा है, ठीक है, और मांसपेशी है, तो ये त्वचा और ये मांसपेशी इसके बीच में मिलेगा आपको का एरियोलर उत्तक, ठीक है। उसका दिए रक्त नलिकाओं के चारों ओर, ठीक है, रक्त नलिका वही जो आप ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे, बोन मैरो में पाया जाता है। बोन मैरो समझते हैं, जो बोन जो है उसके बीच वाला जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। यह उत्तक की मरम्मत व अंगों के बीच खाली जगहों को भरने का कार्य करता है, ठीक है। तो उत्तक की मरम्मत करेगा और जो खाली जगह होगा उसको भरने का काम करेगा कौन, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। अगला जो उत्तक है आपका, बाकी ये सब जो नहीं बताया गया है वो सब आपको अलग अलग कहीं ना कहीं चैप्टर में बताया। जैसे लिम्फ के बारे में बात करेंगे तो आपको ये सर लिम्फ नहीं पता है क्यों, वहाँ पर तो लिखा हुआ था। तो इन सब के बारे में आगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको पढ़ना है आराम से, तो तनाव नहीं लीजिएगा और अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया जो बहुत ज़्यादा आगे चर्चा में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे बता दिया गया उसको। अगला है आपका पेशीय उत्तक, ठीक है, पेशीय उत्तक जो भी कहिए, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। अब इसमें क्या है, तो यह उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, और यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसे पेशीय रेशा कहते हैं भी कहा जाता है, मसल्स फाइबर कहते हैं। यह मायोसिन एवं एक्टिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो समझ लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो कि ये हमारी गति के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हमारा बोन्स है, बोन्स के ऊपर, बोन्स क्या कर रहा है, आकार प्रदान करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर मसल्स लगा हुआ है। जब भी हम लोग चलते हैं, कुछ भी हाथ उठा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मूव कर रहे हैं तो पैर से मूव कर रहे हैं, उसमें मसल्स भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि हाँ हमारे शरीर में क्या गति के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर जो चल रहा है वो गति है और गति में मसल्स भी जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। आप हाथ मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मसल से आपका मूव हो रहा है। यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है। मतलब मान लीजिए कि आपका एक हाथ का मसल्स है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में से विश्वास करते ही होइएगा, है वैसे, लेकिन हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या है, ये पूरा जो बना हुआ मसल्स, मतलब ये नीचे मान लीजिए कि बोन्स है, बोन्स के ऊपर लगा हुआ है, ये आपका बोन्स, और बोन्स के ऊपर ये लगा हुआ है चारों तरफ से। अब ये इतना लंबा सा है तो ये क्या होगा, इस तरीके से फाइबर नुमा संरचना में मिलता है देखने को, और इससे बन के ये पूरा मसल्स का निर्माण होता है।
तो मसल्स क्या है, फाइबरनुमा संरचना में आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए कह देते हैं कि ये कोशिकाओं का भैया लंबी कोशिकाओं कौन होता है, जिसे पेशीय रेशा कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या, मसल्स फाइबर, ठीक, मसल्स फाइबर कह देते हैं पेशीय रेशा। तो ये अगला आपका यह मायोसिन एवं एक्टिन नामक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है जिसमें संकुचनशील प्रोटीन हो, संकुचनशील, ठीक है, सॉरी इतना बड़ा नहीं लिखना है, फिर पता चला मोबाइल ही पूरक। संकुचनशील, जिसमें मूव करवाने के, जैसे एक और मुड़ा फिर फैला फिर मुड़ा फिर फैला, इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मान लीजिए कि इसमें ये ना रहे तो ऐसे क्या होगा, एक बार आप हाथ सीधा करके रखे रहिए, हमेशा सीधा ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि संकुचनशील प्रोटीन का बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यह मायोसिन एवं एक्टिन नामक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस उत्तक के अंदर के पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब इस तरह का मान चलिए कोई उत्तक है, ठीक है, ये आपका उत्तक है इस तरीके का। अब इसमें जो अंदर में पदार्थ भरा उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ऐसे हम लोग जो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सार्कोप्लाज्म है। तो अगला पॉइंट, और ये क्या है, उत्तक के अंदर भरा हुआ। वहाँ पे जो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, वो कोशिका के अंदर भरा होता है, ध्यान रखिएगा। पैर, गर्दन, जो बाह होता है, बाह मतलब आपका जो बाजू वाला हिस्सा, आइरिस आंखों में, आहार नाल, हृदय पेशी और इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पैर, गर्दन ये सब क्या है, इसके अंतर्गत आएगा। अब उसमें क्या उत्तक होगा, तो पेशीय उत्तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इन सब भागों में जो आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आइरिस आंख का हिस्सा होता है, आहार नाल आपको पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, हृदय पेशी आप जानते हैं, हृदय आपका, ठीक है। और बाकी ये सब आइरिस वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, कौन सा, तो ये आपका पेशीय उत्तक 3 प्रकार का होता है। तो एक का नाम हो जाएगा आपका रेखित या ऐच्छिक उत्तक, ठीक है, रेखित या ऐच्छिक उत्तक, स्ट्राइप्ड और वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं इसको। दूसरा है आपका अरेखित या अनैच्छिक उत्तक, ठीक है, तो अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। यहाँ पेशी लिखा हुआ, पेशी के आगे आप उत्तक लगा सकते हैं, ठीक है। और एक है हृदय पेशी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, अनस्ट्राइप्ड और इनवॉलेंटरी मसल्स, और है स्ट्राइप्ड और वॉलेंटरी मसल्स। तो 3 अलग अलग प्रकार है किसका, ये आपका पेशीय उत्तक का। अब इसका काम क्या क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं नीचे। अगला जो है, पहला जो है आपका इसमें, वो पहला है आपका रेखित या ऐच्छिक पेशी, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं स्ट्राइप्ड या और वॉलेंटरी मसल्स। यह पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है, इस कारण इसे कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्या है, जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इस कारण इसके कंकाल पेशी कहते हैं। यह पेशियां टेंडन द्वारा कंकाल से जुड़ी होती है, किसके द्वारा, टेंडन द्वारा कंकाल से जुड़ा होता है। टेंडन क्या है, तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अलग अलग किससे मिलकर बना है, मसल्स का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उससे मिलकर बना होता है। अभी आपको बता देते हैं हम, ठीक है। तो ये टेंडन से क्या मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ वाला, ये वाला जो पूरा, ये मसल्स फाइबर है और इससे बन के क्या बना, पूरा मसल्स बना है। तो ये क्या होगा कि नीचे वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में ये एक पतली धागा नुमा, जैसे यहाँ से आ रहा है इस तरीके से मसल्स, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, और नीचे यहाँ पे आके क्या होगा, एक पतला सा एक लाइन बना लेगा। और ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे पैर है, मान लीजिए ये पैर हो गया, तो यहाँ पे ये बोन्स से कनेक्ट होया हुआ है, ठीक है, ये बोन से कनेक्ट होया हुआ, तो एक पतला धागा नुमा संरचना जो बोन से कनेक्ट हुआ, जो अलग अलग मसल्स फाइबर्स को एक जगह कर रहा है। ये कुछ ऐसा है कि आप पूरा फैला के और एक जगह पे ला के क्या कि ऐसे से फैला रहे हैं, फैलाने का देख ला के ऐसे यहाँ पे इस तरह से बना दिए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो, तो यह पेशियां टेंडन द्वारा कंकाल से जुड़ी होती है, ठीक है। इस पेशी में ऐच्छिक गति होती है। ऐच्छिक गति का मतलब जिसको आप अपनी इच्छाओं के अनुसार से मूव करा सकते हैं, वैसे पेशी को बोलते हैं कि ऐच्छिक गति वाला पेशी है, ठीक है, और इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो वॉलेंटरी मसल्स का मतलब कि वैसा मसल्स जिसको आप अपनी इच्छाओं से मूव करवा सकते हैं, उसको कहते हैं कि आप ये वॉलेंटरी मसल से ऐच्छिक पेशी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐच्छिक गति होती है। आपको जब मन करेगा हाथ हिलाइएगा, जब मन करेगा आपको पैर हिलाइएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अपने आप हिल रहा है दिन भर, ठीक है,
ऐसा होगा नहीं। तो जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार से मूव कर पा रहे हैं उसको कहते हैं कि ये ऐच्छिक पेशी है। इसके कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें अनेक मायोफाइब्रिल होता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल का मतलब ये है कि आप जो ये मसल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मसल्स है, ये मान लीजिए ये पूरा मसल्स है, ठीक है। अब ये जो मसल्स बना है वो अलग अलग मसल्स फाइबर से बना है, और ऐसी मसल्स फाइबर को यहाँ पे जो कनेक्ट हो जाए वही एक तरीके से, मतलब इसको आप निकालेगा तो एक ये निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा, एक निकल जाए, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसी को मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। अगला, यह बाँह, पैर, गर्दन आदि में पाया जाता है, और यही सब क्या है आपका मसल्स है जो आप खुद से मूव करवाते हैं। तो गर्दन आप मूव करवा लेते हैं खुद से आप इन इच्छा के अनुसार से, पैर है आपका, बाँह है, उस समय क्या मिलेगा, ऐच्छिक पेशी या रेखी उत्तक मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। यह पेशी तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है, मतलब आपका जो ब्रेन है उसके द्वारा ये कंट्रोल होने का काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ब्रेन में जो तंत्रिका टिश्यूज है, सॉरी, उसके बारे में कह रहे हैं, तो उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। चलिए अगला देखिएगा, अरेखित या अनैच्छिक पेशी, ठीक है, अरेखित या अनैच्छिक पेशी, अनस्ट्राइप्ड और इनवॉल्यूंटरी मसल। अच्छा, अरेखित में मतलब ये भी होता है कि इस पर रेखा आपको ना देखने को मिल जाए, उस वाले में आपको फाइबर जो है रेखा के रूप में देखने को मिल रहा था, इसलिए उसको रेखित बोलते थे, ठीक है। इसमें है खोखले अंग के दीवार इसी के बने होते हैं। जैसे कोई भी खोखला अंग होगा जिसके आंतरिक हिस्सों में खाली स्थान होगा, जैसे ये मान चलिए कि एक कोई अंग है, ठीक है, ये कोई अंग है हमारा और बीच में खाली है, तो इसका जो दीवार होगा वो किसी का बना होगा, तो ये अरेखित या अनैच्छिक पेशी का बना होगा। दो अलग अलग इसमें टर्म होता है। देखिए, अरेखित का मतलब यहाँ पे अनस्ट्राइप्ड लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कोई संरचना आपको लाइनिंग नहीं देखने को मिलेगा, रेखा नहीं देखने को मिलेगा, पहला। अनैच्छिक का मतलब कि उस पर जिसमें इनवॉलेंट्री मसल्स है, क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, जिसमें आप अपनी इच्छाओं के अनुसार से मूव नहीं करवा सकते, ये अपने आप मूव करेगा, इस पर आपकी कोई कंट्रोल नहीं होता। इसको बोलते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार से मूव नहीं हो रहा है, जिसको बोलते हैं और अनैच्छिक। और अरेखित का मतलब है कि इस पर कोई आपको लाइन वगैरह नहीं देखने को मिला, जैसे आपको बाँह वाले मसल्स में देखने को मिल रहा था, ठीक है, इसीलिए उसको रेखित कह रहे थे। तो ये खोखले अंग के दीवार इसी के बने होते हैं, ठीक है। इसमें हर्ट नहीं आता है, क्योंकि इसको हर्ट को अलग से ध्यान रखना है, हर्ट कार्डियक मसल वाले में आएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि खोखला अंग का दीवार है तो चलो इसमें हर्ट भी ले लेते हैं, हार्ट को भी ले लेते हैं, लेकिन हार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। हार्ट क्या है, कार्डियक मसल्स में अंतर्गत आता है वो। अगला, इसके पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको अनैच्छिक कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको मूव नहीं करवा सकते, इसके पेशी को, वो अपने आप मूव करेगा, ठीक है। आइरिस की बात कर लीजिए, वृषण की बात कर लीजिए, रक्तवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, ठीक है। तो इन समय वृषण को टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस जो आपको मेल ऑर्गेन का पार्ट है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका पार्ट मिल जाता है आपको। तो ये आपको वृषण हो गया, आइरिस हो गया, आइरिस आँखों में, रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। ब्लड वेसल क्या है, तो इस तरीके से एक लेयर मान लीजिए, जैसे आप धमनी की बात कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर जो क्या है, बीच से खोखला है, ठीक है, अब बीच से खोखला दिख रहा है आपको, और इसका भारी दीवार है, तो उससे पहले ही आप देख चुके हैं कि ये इसका जो भारी दीवार है वो बना, कोई भी खोखले अंग का भारी दीवार बना होता है इससे। तो वृषण हो गया, रक्तवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, इन सब का जो दीवार है वो किससे बना होता है, तो इसी उत्तक से बना होता है। आहार नाली में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकोचन एवं प्रसार के कारण होता है। आहार नाल आप पढ़िएगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें भोजन का प्रसार जो ये प्रसार जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, तो इसी कारण से संकोचन एवं प्रसार के कारण हो रहा है। तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, और इसोफेगस जिसको बोलते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, उसमें इस तरीके का काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है आपका हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी को कार्डियक मसल कहते हैं। तो ये है, ये पेशी हृदय की भित्ति बनाती है। तो हृदय जिसको आप ये हार्ट कह रहे हो, उसके जो ऊपरी लेयर बनाने का काम करता है, वो कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, कौन सा पेशी, कार्डियक मसल्स करता है, ठीक है। ये क्या है, तो यह अनैच्छिक होता है, मतलब आपकी इच्छाओं के अनुसार से मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें संकुचन एवं शिथिलन होते रहता है, और इसमें अपने आप में संकुचन शिथिलन होते रहता है। संकुचन कैसे होगा, तो जब आप क्या होगा, पंप कर रहा होगा ब्लड, ठीक है, वेंट्रिकल वाला हिस्सा कैसे होता है, वेंट्रिकल वगैरह वो आप आगे पढ़ेंगे जब परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे होंगे। तो कोई भी चीज़ पूरा चीज़ यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये उत्तक का टॉपिक है। हाँ, हम ये इसलिए चर्चा कर देते हैं कि आपको एहसास हो कि चलो आगे पढ़ना है, ऐसा ना हो कोई बिल्कुल नया चीज़ है हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आगे पढ़ना है, अब चूँकि पूरा वहाँ डिटेल होता है, पर जब तक हम आपको आर्ट्रियम नहीं पढ़ाएंगे, वेंट्रिकल नहीं पढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक हम कुछ भी बोलते रह जाए, आपको ठीक है बोल दिया मास्टर, चल दिया, ठीक है।
इसलिए तनाव नहीं लेना कि हाँ बोल रहा है कि आगे पढ़ाएंगे, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाएगा। पूरा एक टॉपिक होता है, तो उसमें अब उसको अलग से पढ़ाने के लिए हमको 2-3 घंटे चाहिए, मतलब तो पूरा प्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए हार्ड पढ़ाना तो हमको कम से कम 15-20 मिनट चाहिए उस पूरा को। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि तनाव लेना है कि भाई बोल दिया कि आगे पढ़ाएगा लेकिन पढ़ाएगा कि नहीं। इसमें संकोचन एवं शिथिलन होते रहते हैं, ठीक है। इसका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर पेशीय तंत्र के द्वारा होता है। तो बेसिकली क्या है कि वो ये कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र जो कंट्रोल करता है कि ये करो नहीं करो, या फिर हाथ आप मूव कराते सब करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये मसल्स के द्वारा ही नियंत्रित हो रहा है, जो उसका खुद का मसल्स है उसी के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इसका संकोचन होगा कि नहीं, शिथिलन होगा कि नहीं, ठीक है। इसको अनैच्छिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी आपके इच्छा के अनुसार से नहीं हो रहा है, ठीक है। आप हार्ट को जब ब्लड पंप करना पड़ेगा तो क्या करेगा, सिकुड़ेगा नीचे वाला हिस्सा, वेंट्रिकल वाला हिस्सा, और ब्लड आपको बाहर अलग अलग धमनियों के माध्यम से शरीर के अलग अलग भागों में जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ वैसा है कि आप मान चलिए कि आप पानी भरे हैं किसी गुब्बारे में, ठीक है, या फिर सिरिंज जो सुई रहता है, पानी भरे हैं और उसको पानी को बाहर निकलना, क्या करेंगे आप उसको प्रेस करेंगे तो उससे बाहर निकलेगा पानी। उस तरीके से यहाँ पे भी ब्लड पंप होने समय क्या होता है, संकुचन होता है नीचे वेंट्रिकल वाले हिस्सों में, ठीक है। तो इसमें उस समय पे क्या हो रहा है कि ये संकुचित हो रहा है, फिर होगा कि वो रिलैक्स हो जाएगा, जब उसमें अलेंस से जब ब्लड आ रहा होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया चलते रहता है उसमें। तो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो उसके मसल्स के द्वारा नियंत्रित होता है, उस पर कोई ये तंत्रिका तंत्रों का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। और ये अनैच्छिक हो रहा है क्योंकि खुद ही हो रहा है, आपके कंट्रोल करने से नहीं होगा, ठीक है। अगला जो टाइप है वो 4th टाइप आपका तंत्रिका उत्तक न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपका यह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की बनी होती है, ठीक है। यह शरीर के सभी अंगों व कार्यों के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। तो आपका जो शरीर का जो अलग अलग अंग है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, क्या, न्यूरल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है। यह संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। संवेदना क्या है, तो बेसिकली आपको कोई चींटी काटा और आपको लगा चींटी कोई काट लिया है, आपको जो एहसास हो रहा है कि कोई चींटी काटा है वो संवेदना है आपका, ठीक है। आपको कोई गर्म चीज़ कर दिया, वो पकड़ा दिया, अब गर्म चीज़ ठंडी में पकड़ा दिया थोड़ा देर के लिए तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा, अब इतना भी गर्म ना पकड़ा दे कि आपको सही में दिक्कत होने लगे। लेकिन ठंडी में कोई अचानक से बर्फ रख दे तुरंत आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो वो जो संवेदना है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो सब आपको इसके माध्यम से होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगला है आपका शरीर के मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व इसी उत्तक के बने होते हैं। मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। क्या कहने का मतलब है इसका, तो ये जो आपका मस्तिष्क तो जानते ही हैं, ब्रेन वाला हिस्सा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, और इससे निकला हुआ नर्व्स। आपके उंगली में कुछ लोग कहते हैं ना कि ये उंगली का ये हिस्सा दबाओ तो ये चीज़ ठीक हो जाएगा, उंगली का वो हिस्सा, बेसिकली क्या वहाँ पे एक वायरिंग होया हुआ है, वायरिंग तार जाया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए, इसको आप नर्व्स कह रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही किसी एक हिस्से पे कटेगा तो नर्व्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगा और आपको ब्रेन में जाएगा, ब्रेन का बोलेगा भाई यहाँ तो कुछ हुआ है, पक्का हाथों में चुभा है कुछ, या कुछ गर्म चीज़ सट गया है, कुछ ठंडा चीज़ सट गया है, इस तरीके से। तो इसका ये जो मस्तिष्क है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व तंत्रिका है, जो इस सबके तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं, ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई है वो 1 मीटर तक लंबी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोगिलिया नामक संयोजी उत्तक से एक दूसरे से सटा होता है। तो जो अलग अलग तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इस नाम का जो एक उत्तक है उसके साथ एक दूसरे से सटा होता है। अब इसके भी 3 अलग अलग भाग हैं, जिसमें ज़्यादा टाइप नहीं पढ़ना है, इसका जो डायग्राम है उसको समझना है। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक को बोलते हैं सोमा या सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बॉडी, ठीक है। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा जिसमें डेंड्रॉन वगैरह, साइटोन वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ये उस डेंड्रॉन आ जाएगा, डेंड्राइट्स आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। उसमें आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सोमा या सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकार्योन, ये इस तरीके से नामों से जाना जाता है। इसका जो ये वाला हिस्सा है बीच वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग भाग है इसका। साइटोन क्या है, तो यह तंत्रिका कोशिका के मुख्य भाग होता है। तंत्रिका कोशिका में जो मुख्य भाग है क्या है, साइटोन है, साइटोन कहिए, सेल बॉडी कहिए, पेरिकार्योन कहिए, ठीक है। और इसमें एक केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, साइटोन है, ठीक है, ये साइटोन है आपका, और इसमें क्या है, एक केंद्रक हो गया बीच में, और ये कोशिका द्रव्य आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे, अगला आपका है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है, तो ये बना हुआ आपका, यह साइटोन से निकला तंतु होता है जो एक या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, और यह पुनः बटकर डेंड्राइट्स बनाता है
और यह आवेश को साइटोन तक लाता है। अब ये पूरी बात तो देख ली यहाँ पर, है क्या ये, तो देखिए ये आपका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ पे एक्सॉन निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ से निकला हुआ डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन में से ही निकला हुआ है डेंड्राइट्स। तो पहला ये डेंड्रॉन हो गया और इसमें से निकला हुआ डेंड्राइट्स। साइटोन से क्या निकला, साइटोन से निकला डेंड्रॉन और डेंड्राइट से निकला डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो इसी को बोल देते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ये अलग अलग शरीर के हिस्सों से संवेदनाओं को, संवेदना मतलब समझते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको लेके आने का काम करता है, ठीक है। आगे उसको इमेज में डायग्राम बनाया होगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसमें। यह आवेश को साइटोन तक लाता है, समझ गया। चलिए अगला आपका बात है एक्सॉन। अब यह क्या है, यह एक्सॉन से निकला, सॉरी यह साइटोन से निकला लंबा और पतला तंत्रिका तंतु होता है, ठीक है। ये फाइबर है बेसिकली, जहाँ पे भी तंतु शब्द आएगा यहाँ पे फाइबर हो जाएगा, ठीक है, FIBRE फाइबर, तो ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये उत्तक में जितना ही पढ़ाना था वो आपका खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, आगे हम किस चैप्टर पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो जैसा भी लगेगा वो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आगे कुछ सुधार करना होगा तो हमको सहायता करेगा वो, ठीक है। चलिए बाय।